एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और सभी प्रश्न को याद कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलें और सभी को याद कर लें। तो पहला प्रश्न है कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डीइजेशन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा कि दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। सवाल नंबर 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो इसका गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा और सही आंसर से मिला लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 है कि जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से सुनिएगा प्रश्न, कि जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रीज ने। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि राष्ट्रीय पोत डिजाइन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 क्या है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से देखिएगा कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है। इसका गेस कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे अधिपादप कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, जरूर याद रखिए इस तरह का प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स कि जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। गेस कीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः किस रूप में हस्तांतरित होता है। तो देखिए, फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थ है वो मुख्य रूप से सुक्रोज के रूप में हस्तांतरित होता है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा बताता हूँ फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जाइलम एवं फ्लोएम पेड़ पौधे के उत्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, जाइलम एवं फ्लोएम है क्या है, पेड़ पौधे के उत्तक है। इसमें जो जाइलम है फ्रेंड्स, जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे के सभी भागों में खनिज, लवण तथा जल को पहुंचाया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि पेड़ पौधे में जड़ों से खनिज, लवण तथा पानी पूरे पेड़ के भाग में कौन पहुंचाता है, तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जल और खनिज लवण का परिवहन पेड़ पौधों में जाइलम के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से जो पेड़ पौधे के पत्ते में खाना बनता है उससे खाद्य पदार्थ का सभी जगह परिवहन होता है। तो याद रखिएगा, जल खनिज लवण का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ का परिवहन
किया जाता है। तो याद रखिए, तो प्रश्न यहाँ क्या था कि फ्लोएम द्वारा, देखिए फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः किस रूप में हस्तांतरित होता है, तो सुक्रोज के रूप में हस्तांतरित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स, सभी को जरूर याद रखें। सवाल नंबर 10 को देखें कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र के। जैसा कि सभी जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। सवाल नंबर 12 को देखें, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार फिर से देखिए और गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदेय कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें, वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था। तो देखिए वुड डिस्पैच को आपको 1854 ईस्वी में, ठीक है, 1854 में किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में कि वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, वुड डिस्पैच क्या था, ये देखिए शिक्षा से संबंधित था कि वुड डिस्पैच द्वारा चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये चार्ल्स वुड द्वारा बनाया गया था इसलिए इसका नाम वुड डिस्पैच पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या था, 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था जो 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स, दोनों को जरूर याद रखिएगा। पहला आपका हो गया कि वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। कभी कभी यही प्रश्न पूछा जाता है इसलिए इसे भी जरूर याद रखें। सवाल नंबर 14 को देखें कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बुरूनी था। कौन था, अल बरूनी। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है फ्रेंड्स कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश के। ठीक है, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। चलिए सवाल नंबर 16 देखिए कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस का था, या ईरान का था, या स्वीडन का, या इटली का। तो देखिए मार्को पोलो इटली का निवासी था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का, इटली का। सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो किस युद्ध में परास्त किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में। किसमें, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि खातौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था। इसका जो इस तरह से, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। सवाल नंबर 18 को देखें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था। गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन कंपनी भी कहा जाता था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 देखिए, भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है। ठीक है, यानी पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है लेकिन जमाव नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जमा होने से क्या हो, खराब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, चाय का। चाय फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पेड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि फ्रांस में स्थित राइन घाटी
किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? गेस कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रांस के जो राइन घाटी है फ्रेंड्स, वो बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 है फ्रेंड्स कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है जो तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 है कि किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक बार फिर से सुने फ्रेंड्स कि किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो भूमि विकास बैंक के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1957 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। थोड़ा वक्त देता हूं फ्रेंड्स, इसका आंसर सही करके बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? ये भी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स, इस क्विज का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें कमेंट करके इसका जवाब सही या गलत बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सवाल यह रहा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भी प्रश्न एग्जाम में पता नहीं कितना बार रिपीट हुआ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा हमें जरूर बताइएगा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइट आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो प्रत्येक दिन आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। आप अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, तो क्या समय आप लोग को सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, तो बैठे बैठे क्या करिए 10 मिनट कम से कम समय निकाल करके पढ़ाई से संपर्क बनाइए रहे। ये आगे के लिए आपको लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।